हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के अंतर्गत चौथा लेक्चर। फिजिक्स में बहुत कुछ हम लोगों ने देख लिया, बहुत कुछ समझ लिया। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिजिक्स में थोड़ी सी मेहनत कर लें, बार बार रिवाइज कर लें। जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं ये बुक है दृष्टि IAS क्विक बुक। इस बुक को ही बार बार अगर आप रिवाइज कर लें, जो जो बता रहे हैं बेहतर तरीके से आप पढ़ लें, तो आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। ठीक है, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो UPPSC हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग केसकत वगैरह पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ेंगे। हमने पहले ही बताया है फिजिक्स का मतलब कि सब कुछ चीज़ें आपके जीवन से संबंधित है, बस उसको थोड़ा सा सही तरीके से। जैसे हमने बताया कि ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, लेकिन न्यूटन चाचा जो आए उन्होंने गणितीय विधि से उसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम हो गया। वैसे ही ये सभी चीज़ें आपको पता है, लेकिन अगर किताबी भाषा में आपको पता हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर हमने इसको बताया था, कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर गलनांक का प्रभाव, गर्म गलनांक का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करते हैं ना। और क्वथनांक जो होता है उसको कहते हैं क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज करना किसी चीज़ को। तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे मोम और घी, गर्म करते हैं इनको, तो इनका क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है ना, घी गल जाता है। दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है। यानी पहला पॉइंट ये पूछा गया, ये स्टेटमेंट पूछा गया। यहाँ से दो स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं और RO हाई कोर्ट में एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से देखिएगा, UPPSC से यहीं फेंकेगा आपको क्वेश्चन। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम और घी। ठीक है, लेकिन गर्म करने पर जिनका आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। ओके, याद रखिएगा ये दो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन एक ही बार नहीं, हमने कई जगह देखा है। असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम का पेपर हुआ था, उसमें भी हमने देखा था, AC का एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे श्यानता, विस्कोसिटी क्या है? श्यानता किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। तथा तरल जो होते हैं, तरलों के इस गुण को जिसके कारण वह विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहते हैं। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। श्यानता तरलों यानी द्रवों और गैसों का गुण है। याद रखिएगा, श्यानता द्रव और गैस का ही गुण है। यही स्टेटमेंट बनेगा कि श्यानता किसका गुण है? द्रव और गैस का ही गुण है। यह अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बलों के कारण होती है। गैसों में द्रवों की तुलना में श्यानता बहुत कम होती है। याद रखिएगा, 3 पॉइंट यही है। श्यानता क्या है? किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। तथा तरलों के इस गुण को जिसके कारण वह विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करते हैं, श्यानता कहते हैं। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। तरलों की श्यानता तरलों यानी द्रवों और गैसों का ही गुण है। ठीक है, ठोस में श्यानता नहीं है, द्रव और गैस का ही गुण है। यह अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बलों के कारण होती है। ठीक है, गैसों में द्रवों की तुलना में श्यानता बहुत कम होती है। पहला पॉइंट, श्यानता द्रव और गैस का गुण है। दूसरा पॉइंट, सहसंजक बलों के कारण होती है। तीसरा पॉइंट, गैसों में द्रवों की तुलना में श्यानता बहुत कम होती है। यानी किस में ज़्यादा होती है? द्रवों में ज़्यादा श्यानता होती है, गैसों में कम होती है। यही स्टेटमेंट उठा खेल देंगे श्यानता पे। ठीक है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है परंतु गैसों की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता को एक इस भाषा में याद रखिए, सांद्रता की अगर बात करें, सांद्रता। ठीक है, अभी मान लीजिए आपके पास आप चाय ले लीजिए। चाय को अगर आप गर्म करते हैं तो क्या होगा? वो तरल है, लिक्विड है, यानी द्रव है। तो द्रव की श्यानता क्या होती है? घटती है ना, घट जाती है। ओके, लेकिन गैस होगा तो उसकी श्यानता बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है, इसीलिए गर्म चाय पी जाती है ना। ठीक है, चलिए आगे। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। याद रखिएगा, इसका मात्रक डेकापॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकेंड, इसे नीटा द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, नीटा उटा नहीं पूछा जाएगा। डेकापॉइज, इसका मात्रक डेकापॉइज या पॉइजली है, या पास्कल सेकेंड भी इसको कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब एक सीमांत वेग है, जानने की जरूरत नहीं है। धारा रेखीय प्रवाह जानने की जरूरत नहीं। हम बात करते हैं बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली की थ्योरम है
जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है, मतलब किसी भी नली में पानी बह रहा है, पाइप में पानी बह रहा है, तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। बस इतना। क्या है बर्नौली की थ्योरम? क्या है कि जब कोई आदर्श द्रव लिक्विड किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। अब इसके कुछ अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग मतलब इसके कुछ एक्सपेरिमेंट है। क्या है बर्नौली की थ्योरम के? क्रिकेट की गेंद की स्विंग, जब किसी गेंद को तेज़ी से फेंका जाता है तो उसको घुमा दिया जाता है, तो घूमती हुई गेंद एक तरफ से हवा में अवरोध उत्पन्न कर हवा का वेग कम कर देती है, जबकि दूसरी तरफ वेग अधिक रहता है। जिस तरफ वेग कम होता है वहाँ दबाव बढ़ जाता है और गेंद हवा में ही दूसरी तरफ स्विंग हो जाती है, जैसे करते थे मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, देख के डर जाओ। ठीक है, हवाई जहाज़ को ऊपर उठाने में भी बर्नौली की थ्योरम का प्रयोग होता है। आंधी में टीन की छत का उड़ जाना, प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, टीन की छत उड़ जाती है और रात में सोए रहते हैं, तारे दिखाई देने लगते। एटोमाइजर से फुहार का निकलना। ओके, तो ये बर्नौली की थ्योरम के कुछ अनुप्रयोग हैं। घनत्व की बात करें, डेंसिटी किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सीधे है द्रव्य का मान और बटे आयतन घनत्व। ठीक है, तो द्रव्यमान याद रखिए, घनत्व यानी डेंसिटी का सीधे फार्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन। ओके, आपेक्षिक घनत्व क्या है? आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व को किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रायः दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। ताप व दाब का घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, यानी घनत्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? ताप व दाब का घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, ठीक, याद रखिए सांद्रता वगैरह की ही बात है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती हैं और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर बादल के रूप में तैरती रहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखे होंगे बादल, एक सॉन्ग भी, जब मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन के आना, ऐसे करके तो बादल बनेंगे फिर बारिश बनेंगे। शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। अभी आगे हम इसको और क्लियर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। ठीक है, जब एक मान लीजिए छोटा सा ऐसे गुटका टाइप ले लेते हैं बर्फ़ का और उसको पानी में डालते हैं तो 1/10वां भाग उसका ऊपर रहता है, 1/10वां भाग ऊपर रहता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या जब यह बर्फ़ पिघल जाएगी तो इसका जो है कि यहाँ पर ये और ऊपर उठ जाएगा पानी? नहीं उठेगा, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ काम करता है कि वो अपने भार के बराबर पानी को हटा चुका होता है पहले ही, गलने के बाद भी वह उतना ही रहेगा। ओके, आर्कटिक एवं अंटार्कटिक महासागरों में प्लावी बर्फ़ दिखाई पड़ती है। प्लावी बर्फ़ का 8/9 भाग जल की सतह के, ये 9वां छोड़िए, 1/10 याद रखिएगा। ठीक है, सतह के अंदर बना रहता है, क्योंकि समुद्री जल लवड़ी होने के कारण अधिक घनत्व का होता है, तो समुद्र में थोड़ा सा ऊपर रहता है। जैसे कि अगर आप ग्रेट वान लेक है, वहाँ पे जाकर आप तैरेंगे तो बहुत आसानी के साथ तैर पाएंगे, क्योंकि उसका डेंसिटी जो है, सांद्रता जो है, नमक घुला हुआ है तो मोटा हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आप देख लीजिए, अब चीनी की चाशनी बनाई जाती है, जिसमें जलेबी डुबो दी जाती है, तो उसकी सांद्रता कितनी ज़्यादा होती है, और वही जब चीनी डाल के हम लोग चाय पीते हैं तो उसमें सांद्रता कम होती है। ओके, तो यही है, क्योंकि समुद्री जल लवड़ी होने के कारण। वैसे ही पानी में जब नमक मिल गया है तो नमक ज़्यादा मिला रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो कोई भी चीज़, सुई अगर फेंकेंगे तो ऊपर ही तैरेगी, कुछ भी डालेंगे ऊपर तैरेगी, है ना, जब तो ज़्यादा भाग ऊपर दिखाई देगा। लेकिन इससे निर्मित बर्फ लवड़ी होती है, वह शुद्ध होती है। अतः आइसबर्ग का 1/9 भाग ही समुद्र की सतह के ऊपर होता है। अब यहाँ पर ये जो नीचे दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कभी कभी पूछ देंगे। लेज़र क्या है?
लेजर की खोज किए हैं थियोडोर मैमन, रडार रॉबर्ट वाटसन, सेफ्टी लैंप डेवी, टेलीविजन बेयर, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, फाउंटेन पेन वाटरमैन, इलेक्ट्रिक बल्ब एडिसन, भाप जेम्स वाट, एक्सरे मशीन रोएंटजन, एक्सरे मशीन रोएंटजन। तो पहली बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, कमेंट करिएगा। दूरबीन गैलीलियो, टाइपराइटर सोल्स, रेडियो जी मर्कोनी, डायनेमो माइकल फैराडे, टेलीफोन ग्राहम बेल। UPSSC में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, UPPCS में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, बार बार याद करेंगे तब होगा। ओके, बाकी रेडार वगैरह कई बार हम फुल फॉर्म पूछ चुके हैं आप लोगों से। अब हम उष्मा एवं उष्मागतिकी पहुँचते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ताप और उष्मा, टेम्परेचर एंड हीट के बारे में पढ़ते हैं। तो ज़्यादा चीज़ें चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। ताप तप्तता या शीतलता की अपेक्षिक माप का सूचक होता है। तप्त एवं शीत अपेक्षिक पद हैं, अर्थात किसी से तुलना को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अर्थात सदैव किसी से तुलना को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए कमरे के ताप पर रखा पानी बर्फ़ से गर्म है, जबकि गर्म चाय से ठंडा। तापमान इसी तुलना की माप है। ओके, अभी आपके कमरे का तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, आप चाय लेके आते हैं, चाय गर्म रहती है, तो कुछ समय ऐसा आएगा 1 घंटे 2 घंटे बाद कि वो चाय भी 30 डिग्री सेल्सियस पर ही मेंटेन हो जाएगी, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी हो जाएगी। ओके, ठीक है। किसी वस्तु का यही मतलब कि उसकी तुलना की जाती है। किसी वस्तु का तापमान उसमें निहित आंतरिक ऊर्जा का परिणाम होती है। इस आंतरिक ऊर्जा को उष्मा कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा को उष्मा कहते हैं। किसी वस्तु का तापमान उसमें निहित आंतरिक ऊर्जा, जैसे चाय गर्म थी उसमें निहित ऊर्जा थी, इसी को क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। उष्मा का स्थानांतरण सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। आपका हाथ ठंडा होगा, ठीक है, गर्म कप चाय से भरा हुआ टच करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, है ना। किसी वस्तु को स्पर्श करने पर यदि उष्मा उस वस्तु से त्वचा की ओर प्रवाहित हो तो वस्तु गर्म, जबकि त्वचा से वस्तु की ओर प्रवाहित हो तो वस्तु ठंडी महसूस होती है, इसीलिए महसूस होती है। यही कारण है कि जाड़े की सुबह में लकड़ी के गुटके एवं लोहे के गुटके को छूने पर लोहे का गुटका अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है और हमारी त्वचा से उष्मा लोहे की ओर तेजी से प्रवाहित होती है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार तांबे की गोली और कांच की गोली को समान तापमान पर गर्म करने के बाद उन्हें स्पर्श करने पर तांबे की गोली अपेक्षाकृत अधिक गर्म प्रतीत होती, क्योंकि उष्मा का सुचालक होने के कारण तांबे से अपेक्षाकृत अधिक उष्मा हमारी त्वचा तक पहुंच जाती है। ओके, अब तापमापन भी जरूरी है। तापमापी है, थर्मामीटर हो गया, ठीक है, थर्मामीटर। द्रव तापमापी का सिद्धांत तापमान परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन परिवर्तन पर आधारित है। इसमें एल्कोहल तापमापी है, क्या है, यह जो है द्रव तापमापी में एल्कोहल का प्रयोग करते हैं इसमें, तो इसे एल्कोहल तापमापी कहते हैं। चूँकि एल्कोहल का गलनांक या हिमांक अत्यंत निम्न यानी -114 डिग्री सेल्सियस के बाद ही जाकर क्या होगा, एल्कोहल जमेगा। तो ठंडे प्रदेशों में जो लोग होते हैं ज़्यादातर एल्कोहल का सेवन करते हैं। आप लोग उत्तरी भारत में रहते हैं नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली वगैरह में तो यहाँ पर जो है कि टेम्परेचर ऐसे ही हाई रहता है, तो एल्कोहल का सेवन ना करें। अतः इसका प्रयोग अति ठंडे प्रदेशों में तापमापन के लिए करते हैं। -114 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल जम जाता है, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा -114 पर। पारा तापमापी जो है, पारा यानी मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है। ओके, जम जाती है मतलब जम जाती है ठंडी की वजह से। द्रव तापमापी में पारा का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको पारा तापमापी यानी मरकरी थर्मामीटर कहते हैं। अब कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर भी है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर इस तापमापी में हाइड्रोजन गैस के स्थिर आयतन का दाब माप का ताप का पता लगाते हैं। इस तापमापी में हाइड्रोजन गैस के स्थिर आयतन का दाब माप कर ताप का पता लगाते हैं। इसे प्रामाणिक गैस तापमापी माना जाता है। याद रखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हो रहा है। यह गैस तापमापी लगभग -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस का तापमान मापती है। ओके, याद रखिएगा, -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापती है, ठीक है। 500 से ऊपर अगर तापमान हो जाए, 500 से ऊपर हाइड्रोजन गैस के विसरण का खतरा रहता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अत्यंत उच्च ताप 1500 डिग्री सेल्सियस तक, याद रखिएगा, -200 से 500 तक किसका यूज कर रहे हैं हम लोग,
कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर जिसमें हाइड्रोजन का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद हम जो है कि 500 से ऊपर 1500 तक अगर हमें टेम्परेचर चेक करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वहीं -200 से -268 डिग्री सेल्सियस के तापमापन हेतु हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिर से देखते हैं, ठीक है। -200 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप को मापना है तो हम प्रयोग करेंगे हाइड्रोजन गैस तापमापी। अगर हमें 500 से ऊपर 1500 तक मापना है तो नाइट्रोजन गैस तापमापी। अगर हमें -200 से -268 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापना है तो हम हीलियम गैस तापमापी का यूज करेंगे, प्रयोग। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी क्या है? शुद्ध प्लेटिनम के तार के टुकड़े में विद्युत प्रतिरोध के आधार पर ताप मापते हैं। इस तापमापी द्वारा लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस का ताप मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मामीटर, जब दो भिन्न भिन्न धातु युग्मों एंटीमनी और बिस्मथ या तांबा लोहा के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं और दोनों संधियों को भिन्न भिन्न ताप पर रखते हैं। इस तापमापी द्वारा -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस का ताप मापा जा सकता है। अब ये है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ये जो है इसकी सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। इसके द्वारा लगभग 800 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापन किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक उच्च तापमापी ऑप्टिकल पायरोमीटर जो है कि 800 से 2700 डिग्री सेल्सियस तापमान इससे मापा जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये कई ठो तापमापी आपने देख लिया, ऑप्टिकल पायरोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि चीज़ें याद हो जाएं। यहाँ पर तो ज़रूर देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर जो है अलग अलग गैसों का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। -39 पर मरकरी जम जाता है, -114 पर एल्कोहल जम जाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो ध्यान देगा वो क्वेश्चन सही करेगा। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तापमान के पैमाने अलग अलग हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस पैमाना 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक मापते हैं। केल्विन पैमाना 273 के से 373 के होता है। 100 मतलब इनके बीच का जो कि 100 भाग हैं, इसमें भी 100 भाग हैं, इसमें भी 100 भाग हैं। ये 273 केल्विन से शुरू होता है, 373 केल्विन तक रहता है। ओके, बीच की दूरी 100 के बराबर होती है। अब डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट पैमाना जो है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 121 बराबर भागों में यह बटा होता है। ठीक है, इनके बीच की दूरी 180 बराबर भागों में। ओके, याद रखिएगा 180 बराबर भागों में। रोमर पैमाना भी एक है, तो 0 से 80 के बीच में होता है, यानी 80 बराबर भागों में इसको बांटा जाता है। अब एक क्वेश्चन शायद पूछा जाता है कि अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में एक टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में 15 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा ही बिहार पीसीएस में पूछा गया, यूपी में भी पूछा जा सकता है, पूछे गए हैं पहले। तो उसका डिग्री फ़ारेनहाइट 15 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए। ये फार्मूला हमने लिखा है, इसको याद कर लीजिए। C/5 = F - 32/9, F - 32/9। अब यहाँ पर हमें पता चला F जो है अगर 10 है, 10 या 15 मान लीजिए, 10 मानते हैं, F अगर 10 है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो C/5 = 10 - 32 कितना हो जाएगा, -22, यानी -22 ऐसे कर देते हैं, -22/9। ठीक है, अब इधर C = क्या होगा, C इधर C -22 × 5/9। ठीक है, 22 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूने के 10, 5 दूने के 10, 5 दूने 10, 1 11, 110/9। तो डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, 110/9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। और वहीं केल्विन में दिया रहेगा, डिग्री सेल्सियस में बदलना होता है, इसका दूसरा फार्मूला C = K + 273। एक क्वेश्चन आता है भैया, इसके लिए याद कर लीजिए बढ़िया से, ये दोनों फार्मूले याद कर लीजिए। C/5 = F - 32/9, C = K + 273। -40 डिग्री ऐसा तापक्रम है जहां डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक होता है, बराबर होता है। याद रखिए, -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट एक होता है। मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस से होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 310 केल्विन होता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप -273.5 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं है, इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन से प्रदर्शित करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस पर -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। पूछा जा सकता है, एक लाइन में पूछा जा सकता है। ओके, तापीय प्रसार की अलग अलग चीज़ें हैं, क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार, ये छोड़िए, आप पहुँचते हैं हम लोग
हाँ, तापी प्रसार के व्यावहारिक अनुप्रयोग देखते हैं। एग्जाम्पल, तापी प्रसार। ठीक है, तापी कांच की बोतल में जब कार्क फंस जाती है तो बोतल की गर्दन को थोड़ा गर्म करने पर वह प्रसार के कारण ढीली हो जाती है और कार्क निकाल ली जाती है। कांच की बोतलों में धातु के ढक्कनों को निकालने के लिए बहुधा उन्हें हल्के गर्म पानी में रखने पर वे निकल जाते हैं, क्योंकि धातु का गाड़ियों में लकड़ी के पहियों पर लोहे अथवा इस्पात को गर्म करके चढ़ाते हैं, जो ठंडा होने पर सिकुड़कर पहियों को मजबूती से जकड़ लेते हैं। रेलगाड़ियों की पटरियों के बीच थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, नहीं तो वे गर्मियों में प्रसारित होकर टेढ़ी हो जाएंगी। तो यही तापी प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है, रेखीय प्रसार होता है। तो तापी प्रसार होगा तो इसीलिए रेलगाड़ियों में थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है। ठीक है, रेलगाड़ी की पटरियों को देखिएगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम थोड़ा सा फैल जाती हैं, थोड़ा सा और प्रसार हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हाँ, जल का विशेष गुण, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः पदार्थों को गर्म करने पर उनका तापी प्रसार होता है और ठंडा करने पर संकुचन, पर इसके कुछ अपवाद हैं। जल को ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका संकुचन होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम जल को गर्म करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वो सिकुड़ता है, जिससे आयतन घटता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस आयतन घटता है और घनत्व तो बढ़ता है। ठीक है, जब सिकुड़ेगा तो घनत्व तो बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, है ना। तो जब जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करते हैं तो वो सिकुड़ता है और आयतन क्या होता है, उसका आयतन घटता है और घनत्व तो बढ़ता है। याद रखिएगा, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन घटता है और घनत्व तो बढ़ता है। ओके, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे और ठंडा करने पर जल का आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व तो कम होने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, उसका आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व तो कम होने लगता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का बर्फ़ में परिवर्तन होता है तो उसका आयतन बढ़कर ज़्यादा हो जाता है और घनत्व न्यूनतम हो जाता है। अभी यहाँ देखिए, उपर्युक्त से जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आयतन न्यूनतम, आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम, घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखिएगा, आयतन जो है जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम है, घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम है। जल की बात हो रही, बर्फ़ का आयतन जल से ज़्यादा होता है, बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है। याद रखिएगा ये चीज़ें। अब पानी ले लीजिए, एकदम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर जब आप उसको गर्म करेंगे तो आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, घनत्व अधिकतम होगा। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होगा। ओके, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के जैसे ही आप आगे पहुंचेंगे तो आयतन क्या होता है, यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक तो संकुचन होता है, उसके बाद बढ़ने लगता है, आयतन बढ़ने लगता है। ओके, ठीक है, बर्फ़ का आयतन जल से ज़्यादा होता है, बर्फ़ का घनत्व जल से कम हो जाता है। अब मान लीजिए बर्फ़ है, पानी है, हम कह रहे हैं कि जैसे ही उसका टेम्परेचर कम करते हैं, बर्फ़ बनती है तो वो आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ता कैसे, प्रैक्टिकली देखें, आपके पास फ्रिज होगी आपके घर में, तो आप देखे होंगे फ्रिज में, तो फ्रीज़र में जब पानी रखते हैं, वो जो एक तरह से छोटे छोटे उसमें नहीं है, क्यूब में जब बनाते हैं तो पानी रखते हैं, तो जब पानी उसमें जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए वो बहुत टाइट हो जाता है, तो उसको मोड़ते हैं तब जाकर वहाँ से निकलता है। तो आयतन बढ़ने के कारण ही होता है। ओके, ठीक है, यानी जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ओके, संकुचन होता है, उसका संकुचन होता है जिससे आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। याद हो गई होगी यहाँ पर चीज़ें, और अगर क्लियर नहीं अभी यहाँ तक हुई होंगी तो हम फिर से इसको बता देंगे अगले लेक्चर में। लेक्चर 23 मिनट से 24 मिनट के बीच हो गया है, और अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे, और यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से चीज़ें शुरू होंगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।